मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है स्टोरी टेलिंग बाय नंदलाल भारती में। कहा जाता है कि इंसान की असली पहचान उसके पद, धन, जाति या वंश से नहीं बल्कि उसके कर्म, चरित्र और व्यवहार से होती है। लेकिन जीवन की दौड़ में कई बार लोग यह सब भूल जाते हैं। सफलता मिलते ही कुछ लोग विनम्र हो जाते हैं तो कुछ अहंकार के शिकार। आज की कहानी वक्त का फैसला ऐसे ही दो व्यक्तियों की कहानी है। एक जिसने संघर्ष से सफलता पाई लेकिन विनम्रता खो दी, और दूसरा जिसने संघर्ष भी किया, अपमान, उपेक्षा और षड्यंत्रों के बीच भी अपने कर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। आइए सुनते हैं एक मार्मिक, विचारणी और प्रेरणादायी कहानी जो हमें बताती है कि समय भले ही देर करे लेकिन उसका न्याय कभी गलत नहीं होता। कहानी है वक्त का फैसला। लेखक आपका मित्र नंदलाल भारती। तो आइए सुनते हैं कहानी वक्त का फैसला। सहकारी मल्टीपर्पज कंपनी का पुराना कार्यालय शहर के बाहरी हिस्से में स्थित था। लाल ईंटों की इमारत, सामने फैला हरा भरा लॉन और नीम, अशोक के वृक्ष उसे एक अलग पहचान देते थे। उसी कार्यालय के एक छोटे से स्टोर रूम में रफीस रहता था। वह दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारी था। सुबह से शाम तक झाड़ू, पोछा, सफाई, फाइलें पहुंचाना और अधिकारियों के छोटे बड़े काम करना उसकी दिनचर्या थी। गरीबी उसके जीवन की सच्चाई थी। उसके पिता गांव-गांव घूमकर रुई धुनने और रजाई गद्दे भरने का काम करते थे। ईमानदारी उनकी पूंजी थी और संघर्ष उनकी नियति। उन दिनों कंपनी में के.एम. हैदरी वरिष्ठ अधिकारी थे। उनके घर का कपड़ा धोना, लैट्रिन बाथरूम धोना रफीस के काम में शामिल था। हैदरी साहब ऊंचे पद पर होने के बावजूद भी वे बड़े सरल और संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने रफीस की मेहनत और उसकी दयनीय स्थिति को निकट से देखा। एक दिन उन्होंने पूछा, रफीस, कभी अपने भविष्य के बारे में सोचते हो? रफीस हल्की मुस्कान के साथ बोला, साहब, गरीब आदमी का भविष्य अगले दिन की रोटी से आगे कहाँ जाता है। यह उत्तर हैदरी साहब के मन को छू गया। कुछ ही महीनों बाद उनकी पहल पर रफीस की अस्थायी नियुक्ति चपरासी के पद पर हो गई। नियुक्ति पत्र हाथ में आते ही जैसे उसके परिवार की दुनिया बदल गई। उसी दिन उसके घर में ईद, बकरीद एक साथ मनाए गए।
बूढ़े माता पिता की आंखों में संतोष उतर आया और माँ ने दुआओं में हाथ उठा दिए। लेकिन जीवन का सबसे कठिन इम्तहान अक्सर सफलता के बाद शुरू होता है। हैदरी साहब के स्थानांतरण के बाद रफीस का व्यवहार बदलने लगा। जो युवक कभी विनम्रता से सबका सम्मान करता था, हैदरी साहब को अपना खुदा मानता था, वही रफीस अब अस्थाई नौकरी के अहंकार में हैदरी साहब को काफिर कहता। उनके घर की इज्जत को चाय की दुकान पर बैठकर दूसरों से बतियाता। दफ्तर के छोटी जाति के कर्मचारियों को अब अछूत कहता, उन्हें तुच्छ समझता, उनके साथ भेदभाव करता, जबकि वह मामूली सा चपरासी था। वह छोटे कर्मचारियों पर रौब झाड़ता, बुजुर्ग बूढ़ी महिला सफाई कर्मी का अपमान करता और अपनी नौकरी को विशेष अधिकार मानकर व्यवहार करता। लोग हैरान थे, उन्हें विश्वास नहीं होता था कि यह वही रफीस है जो कभी सहायता के लिए हाथ जोड़ता था। समय बीतता गया। इसी बीच कंपनी में बड़े बाबू के पद पर गगन प्रसाद की नियुक्ति हुई। वे उच्च शिक्षित, अनुशासित और कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। उनके आने के बाद कार्यालय की कार्य प्रणाली बदलने लगी। दफ्तर का काम तेजी से होने लगा, काम में पारदर्शिता आई और कर्मचारी समय की पाबंदी का पालन करने लगे। काम समय से होने लगा। धीरे धीरे गगन बाबू के प्रति सम्मान बढ़ने लगा। यही बात रफीस को खटकने लगी। उसके भीतर बैठा अहंकार और जातीय पूर्वाग्रह उसे चैन से नहीं बैठने देता था। वह अवसर मिलने पर गगन बाबू की आलोचना करता, कहता आज़ादी की आई, अछूत को चाय पानी पिलाना पड़ता है, अछूत का जूठा बर्तन साफ करना पड़ता है। गगन बाबू के बारे में कटु टिप्पणियाँ करता, तीखा प्रहार करता। ठाकुर विवेक चौहान जैसे कुछ समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर उनके प्रति नकारात्मक वातावरण बनाने की पूरी कोशिश करता। लेकिन गगन बाबू का स्वभाव अलग था। वे कहते मनुष्य का सबसे बड़ा परिचय उसका कर्म है। उन्होंने कभी किसी के विरुद्ध शिकायत नहीं की। वे चुपचाप अपना काम करते रहे। कार्यालय की राजनीति से दूर उनका पूरा ध्यान अपने परिवार और बच्चों की शिक्षा पर था। सीमित वेतन होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। वे अक्सर कहते धन समाप्त हो सकता है, पद छिन सकता है, लेकिन शिक्षा जीवन भर साथ रहती है। उधर रफीस का दृष्टिकोण अलग था। वह बच्चों की शिक्षा को उतना महत्व नहीं देता था। जब उसकी पत्नी बच्चों के पढ़ाई की
चिंता करती तो वह हंसकर टाल देता। इतना पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बनना है। वर्ष गुजरते गए। कार्यालय में राजनीति चलती रही। कुछ जातिवादी अधिकारियों ने गगन बाबू के कार्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं किया। जातिवादी दृष्टिकोण अपनाया। उनके गोपनीय प्रतिवेदनों में ऐसी टिप्पणियां लिखी गईं जो उनकी वास्तविक कार्य क्षमता को नहीं दर्शाती थी। यह जानकर वे आहत अवश्य हुए, लेकिन विचलित नहीं हुए। उन्होंने परिस्थितियों से लड़ने के बजाय अपने कर्म को ही उत्तर बनाया। उधर उनके बच्चे निरंतर आगे बढ़ते रहे। कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपने अपने क्षेत्र में सफल होने लगे। समय धीरे धीरे अपना हिसाब लिख रहा था। रिटायरमेंट के साल भर पहले कुछ नई सोच वाले मुख्यालय के कुछ निष्पक्ष अधिकारियों ने पुराने अभिलेखों की समीक्षा की। उन्हें स्पष्ट दिखाई दिया कि जिस व्यक्ति को वर्षों तक कमतर आंका गया वही संस्थान के सबसे योग्य, मेहनती, ईमानदार और जिम्मेदार कर्मचारियों में से एक था। कुछ समय बाद पदोन्नति सूची जारी हुई। कार्यालय में हलचल मच गई। सूची में गगन प्रसाद का नाम पहली बार आया था। उन्हें प्रबंधक पद पर पदोन्नत कर दिया गया था। बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। गगन बाबू ने मुस्कुराकर केवल इतना कहा, यह मेरी नहीं, कर्म और शिक्षा की जीत है। उधर रफीस भी सेवा के अंतिम वर्षों में पहुंच चुका था। नौकरी तो उसके पास थी, लेकिन जीवन के कई महत्वपूर्ण अवसर उसके हाथ से निकल चुके थे। जब वह अपने बच्चों और गगन बाबू के बच्चों की स्थिति की तुलना करता तो भीतर कहीं एक टीस उठती। पहली बार उसे महसूस हुआ कि नौकरी सुरक्षा दे सकती है, लेकिन दूरदृष्टि नहीं। सम्मान दिला सकती है, लेकिन संस्कार नहीं। भविष्य बना सकती है, लेकिन चरित्र नहीं। एक दिन बाजार में अचानक गगन बाबू और रफीस आमने सामने आ गए। बरसों पुरानी यादें दोनों की आंखों में तैर गईं। गगन बाबू ने पहले की तरह मुस्कुराकर पूछा, कैसे हो रफीस मियाँ? ठीक हूँ गगन जी, रफीस ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। उस दिन उसके स्वर में न अहंकार था, न जाति कटुता, न धार्मिक उन्माद। रात को वह देर तक सो नहीं सका। उसे हैदरी साहब बहुत याद आए। अपनी पुरानी गरीबी याद आई। वे लोग याद आए जिनका उसने अपमान किया था, और सबसे अधिक अपना बदला हुआ चेहरा याद आया था। शायद पहली बार वह दूसरों का नहीं, अपना मूल्यांकन कर रहा था। कुछ वर्षों बाद
कंपनी के स्थापना दिवस समारोह में 10 साल पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया गया। सभागार लोगों से भरा हुआ था। जब गगन प्रसाद का नाम पुकारा गया तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। सभागार में वे जातिवादी अधिकारी भी थे, वो भी तालियां पीट रहे थे, जोर जोर से चिल्ला कर कह रहे थे, वेल डन, वेल डन। गगन बाबू ये वही अधिकारी थे जिन्होंने अपनी जातिवादी कलम से गगन बाबू का भविष्य लहूलुहान किया था। मंच से गगन बाबू की ईमानदारी, कार्यनिष्ठा और संस्था के प्रति समर्पण का उल्लेख किया जा रहा था। वे मंच पर गए, सम्मान ग्रहण किया और विनम्रता से अपनी सीट पर लौट आए। उसी समय उनकी दृष्टि पीछे बैठे रफीस पर पड़ी। रफीस चुप था, बहुत चुप था। उसकी आंखों में न विरोध था न कोई शिकायत, मानो वह समय का फैसला सुन रहा हो। उस क्षण वहाँ कोई अदालत नहीं थी, कोई न्यायाधीश नहीं था, कोई गवाह नहीं था। फिर भी फैसला हो चुका था। वक्त ने दोनों के जीवन को अपने तराजू पर तौल लिया था। एक पलड़े में था जाति अहंकार, धार्मिक उन्मादता, कृतज्ञता और संकीर्ण सोच। दूसरे पलड़े में था परिश्रम, शिक्षा, विनम्रता और कर्म निष्ठा। तराजू स्पष्ट रूप से झुक चुका था। समय ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। उसने केवल हर व्यक्ति को उसके कर्म का प्रतिफल लौटाया था। सभा समाप्त हो गई। लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन उस दिन अनेक लोगों के मन में एक ही बात गूंजती रही थी। मनुष्य का सबसे बड़ा परिचय उसका जन्म नहीं, उसका कर्म होता है। और अंततः वक्त अपना फैसला सुनाकर आगे बढ़ चुका था। मित्रों, वक्त का फैसला केवल रफीस और गगन बाबू की कहानी नहीं है, यह हम सब के जीवन का आईना है। हम अक्सर सोचते हैं कि पद और शक्ति और प्रभाव ही सफलता की पहचान है, लेकिन समय हमें सिखाता है कि असली सम्मान कर्म, शिक्षा, विनम्रता और चरित्र से मिलती है। अहंकार कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन अस्थायी पहचान केवल अच्छे कर्मों से बनती है। वही शिक्षा और संस्कार ऐसी पूंजी हैं, जो पीढ़ियों तक साथ रहती हैं। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए विचार, नई प्रेरणा के साथ। और हाँ मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।